500 साल पहले डीमन स्लेयर की दुनिया में दो ट्विन ब्रदर्स का जन्म होता है, जिनमें से एक अभी भी जिंदा है। चिकासु सुगिकुने का जन्म होता है अपने ट्विन ब्रदर योरिची के साथ में। योरिची के सर पे एक मार्क होता है, जिसकी वजह से उन दोनों के पापा योरिची को मारना चाहते थे। बाद में डिसाइड होता है कि योरिची को 10 साल की उम्र के बाद टेंपल भेज दिया जाएगा और तब तक वो घर में एक अलग से कोने में रहेगा। जिसके बाद दोनों के बड़े होते होते मिचिकात्सु को योरिची से दूर रखा जाता है। अपने पिता की गैर मौजूदगी में वो योरिची से बहुत बार मिलने जाता है और उसे बहुत सारे चीजें और सामान देने लगता है। उनमें से एक होती है उसकी एक वुडन फ्लूट। समय बीतता जाता है और वो दोनों बच्चे 7 साल के हो जाते हैं। योरिची मिचिकात्सु को ट्रेनिंग करते हुए देखता है और वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे भी समुराई बनना है, पर उसकी किस्मत तो पहले से लिख दी गई थी कि 10 साल की उम्र में उसे टेंपल भेज दिया जाएगा। मिचिकात्सु का जो टीचर होता है वो योरिची को स्वॉर्ड ऑफर करता है और उसे थोड़ा बहुत स्टैंड्स वगैरह के बारे में बताता है, जिसके बाद योरिची अपने ही मास्टर के ऊपर 4 ब्लोस प्रॉपरली हिट कर पाता है। तो देख के मिचिकात्सु बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि वो आज तक की ट्रेनिंग के दौरान अपने मास्टर पे एक भी ब्लो कंप्लीट नहीं पाया। बाद मिचिकात्सु एक्साइटेडली अपने भाई से पूछता है कि यार मुझे भी सिखाओ ना यार, कैसे किया ये सब। जिस चीज़ पे योरिची स्ट्रेसफुल होके बोलता है कि अब उसे समुराई नहीं बनना है, और वो मिचिकात्सु को समझाता है कि वो अटैक करने से पहले इंसान के मूवमेंट्स, मसल्स और लंग कंट्रैक्शन और ब्लड फ्लो को चेक करता है। जिस चीज से मिचिकात्सु को पता लगता है कि योरिची सही में स्पेशल है, क्योंकि उसे लोग ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। वो लोगों के अंदर के बोन्स और मसल्स को देख सकता है। उसके बाद मिचिकात्सु अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है, बट उसे एक डर बैठ जाता है दिल में कि अब उसके पापा, जिन्हें पता लग गया है कि योरिची के अंदर कितना ज्यादा पोटेंशियल है, वो उन दोनों के रोल्स को स्वैप कर देंगे। टेंपल जाने वाला अब योरिची नहीं वो होगा। ये बात योरिची भी बहुत अच्छी तरह समझता था और वो मिचिकात्सु को बहुत प्यार करता था। जिस रात उसकी माँ का देहांत हुआ, उस रात योरिची मिचिकात्सु के पास आता है और उसे बताता है कि जिससे पहले पापा उसे सक्सीडर बनाए, उससे पहले वो टेंपल के लिए निकल रहा है और वो सिर्फ उसे गुड बाय करने आया है। उसको उस फ्लूट के लिए थैंक यू बोलता है और उसे बोलता है कि ये चीज उसके दिल के सबसे पास रहेगी। इससे मिचिकात्सु बहुत चिढ़ जाता है और वो योरिची को जाते हुए देखता है और वो सोचता है ये इतना ज्यादा खुश क्यों है, क्योंकि उस समय पे उनकी माँ की डेथ हुई होती है। उसकी वो जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब उसे पता लगता है कि उसकी माँ की जो बीमारी होती है उसके बारे में योरिची को बहुत पहले से पता था और उसकी माँ सारे सीक्रेट्स उसे बताती थी, बट उसे नहीं। ये जलन कब नफरत में बदल गई किसी को पता नहीं लगा। बाद मिचिकात्सु योरिची के बारे में सोचता है कि वो कितना ज्यादा गॉड गिफ्टेड था, काश वो मर जाए। और कुछ समय के बाद योरिची की कोई न्यूज़ नहीं आती। सबको लगता है या तो वो मर गया या पता नहीं कहीं से गिर गया या कोई जंगली जानवर उसे खा गया। इस चीज़ को सुनकर मिचिकात्सु बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि थैंक गॉड, मेरी विश तो पूरी हुई। देखते समय बीत जाता है और 10 साल के बाद मिचिकात्सु एक लड़की से शादी करता है जो उसके 2 बेटों को भी जन्म देती है। एक रात एक डीमन अटैक कर देता है मिचिकात्सु के कैंप में, जो उसके सारे ही दोस्तों और कॉमरेड्स को मार देता है। बट मिचिकात्सु को बचाने के लिए योरिची आ जाता है, जो उससे सॉरी बोलता है कि वो समय पे नहीं आ पाया जिसकी वजह से उसके कॉमरेड्स मारे गए। मिचिकात्सु को और ज्यादा जलन होने लगती है योरिची से, क्योंकि जिस भाई को वो मरा हुआ समझ रहा था वो वापस आ जाता है और उसकी शक्ति और पावर देखकर वो बहुत ज्यादा उससे नफरत करने लगता है। के बाद मिचिकात्सु अपनी फैमिली को छोड़कर योरिची के साथ चला जाता है एक डीमन स्लेयर बनने के लिए, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल हो सके। के बाद वो देखता है कि उसका भाई दूसरे लोगों को एक ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहा है उसकी। तो पता चलता है कि वहाँ के लोगों ने 5 अलग अलग टाइप के ब्रीदिंग स्टाइल सीखे हैं। के बाद मिचिकात्सु सन ब्रीदिंग तो नहीं सीख पाता है, पर वो खुद से ही एक नई ब्रीदिंग फॉर्म निकालता है सन ब्रीदिंग से, दैट इज मून ब्रीदिंग फॉर्म। द मोस्ट पावरफुल ब्रीदिंग फॉर्म में से एक है। के बाद भी मिचिकात्सु को जब डीमन स्लेयर मार का जाता है वो खुश नहीं होता है। उसको लगता है कि वो अभी भी योरिची से बहुत कम पावरफुल है। वो उसकी जो ताकत की भूख थी उसकी वजह से वो और ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था। लग रहा था वो इस लाइफ में नहीं कर पाएगा। इसी बीच में उसका एनकाउंटर होता है मुजान से। मुजान के बारे में पता लगने के बाद मुजान उसको अपना ब्लड ऑफर करता है, जिसकी वजह से वो डीमन बन सकता है और वो अपने इस मॉर्टल लाइफ को छोड़कर इनमॉर्टल हो सकता है। वो अपने इस इंसानी भाई को छोड़कर बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। इसको मिचिकात्सु तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। वो मुजान का ब्लड ले लेता है और उसको 3 दिन लगते हैं एक डीमन बनने में, क्योंकि वो एक हाशिरा होता है तो उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, तो ऑब्वियसली उसका मरना तो नामुमकिन था। फिर वो बनता है अपर मून 1 कोकुशिबो। एज पर द रिकॉर्ड सिर्फ कोकुशिबो ही होता है जिसने मुजान का इतना ज्यादा ब्लड कंज्यूम किया होता है। सबसे ज्यादा ब्लड उसी पे ही होता है मुजान का, जिसके कुछ 60 साल बाद
कोकोशिबो को योरुची वापस मिलता है। कोकोशिबो योरुची को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। उसी जगह योरुची कोकोशिबो को देख के सैड हो जाता है कि वो अपने छोटे भाई को नहीं बचा पाया। इसके बाद कोकोशिबो योरुची को चैलेंज करता है। योरुची इतना बूढ़ा होने के बाद भी एक ही अटैक में कोकोशिबो का सर अलग कर देता है। वो अपना सर पकड़ता है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि कर्स मार्क होने के बाद भी योरुची जिंदा कैसे है। उसको तो 25 साल की उम्र में मर जाना चाहिए था, और जिंदा तो ठीक है, इतनी बूढ़ी एज में भी वो आज तक अनडिफिटेबल रहा। उसको आज तक कोई स्क्रैच तक नहीं कर पाया, इनफैक्ट मुजान भी। शिबो समझ चुका था कि अब उसकी मौत पास आ चुकी है। उसे पता था कि योरुची अगले अटैक में उसे खत्म कर देगा, बट ऐसा कभी हुआ ही नहीं। योरुची ओल्ड एज से ख़त्म हो गया। उसने अपनी पूरी जान उस फाइनल अटैक में डाल दी थी, और वो अपने छोटे भाई को मार भी नहीं सकता था। जिस चीज़ को देखकर कोकोशिबो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो योरुची को मारने के लिए भागता है, जो मर चुका होता है, और वो उसकी मरी हुई बॉडी पे अटैक करता है, जहाँ उसे पता लगता है कि योरुची अभी तक उसकी वो दी गई फ्लूट को अपने साथ रखता था। के लिए वो फ्लूट सबसे ज़्यादा कीमती थी। इसको देखकर कोकोशिबो रोने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। बोलता है कि वो उसका चेहरा कभी नहीं भूल सकता। वो अपने माँ बाप का चेहरा भूल चुका है, अपने बीवी बच्चों का चेहरा भूल चुका है, बट वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। इससे हमें पता लगता है कि योरुची वॉज नेवर डिफीटेड। उसको हराने वाला कोई था ही नहीं। तो योरुची की ऐसी हालत कैसे हुई? अगर ये भी जानना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट डाउन कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें योरुची के ऊपर चाहिए। आगे कोकोशिबो के साथ क्या हुआ वो भी जानना है, तो बस क्या करना है तुम्हें, कमेंट ही तो करना है। तब तक के लिए मिलते हैं। सायोनारा, हस्ता ला विस्ता।